तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जीआईसी प्रवक्ता की क्लासें हमारे यहाँ पर चल रही हैं। आपको यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। आपके जो सिलेबस है उसको भी यहाँ पर कवर कराया गया है। बाकी बचे हुए जो आपके कह सकते हैं सिलेबस में है वो पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। ये टाइम भी आप लोगों के लिए हमने कह दिया है कि जो पहले क्लास रात को 9:30 बजे होती थी वो क्लास का हमने टाइमिंग जो रख दिया है वो 3 बजे कर दिया है ना। अब आपको दोपहर को 3 बजे आपको ये क्लास मिलेगी। तो अभी 3-4 दिन आप लोग मॉडल पेपर लगाइए और इसके बाद हम आपकी सिलेबस वाली जो क्लासेस थी वो आपको बिल्कुल लगातार आपको देना शुरू कर देंगे। तो आपको ये टाइम बिल्कुल बांध लेना है, नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हमने पहले ही बता दिया है कि इतनी क्लासें आपकी होती हैं जिस वजह से नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है। तो आप लोगों का टाइम हमने निर्धारित कर दिया है कि 3 बजे आपको क्लास हम आपको देंगे, है ना। इसमें मॉडल पेपर होगा, कभी प्रैक्टिस सेट होगा, तो कभी यहाँ पर आपकी टॉपिक वाइज क्लासें होंगे, तो कभी टॉपिक वाइज आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कभी प्रीवियस ईयर होंगे। तो ये टाइम आपका 3 बजे आपको रहेगा। तो आज के इस मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका एक मॉडल पेपर है। सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। बाकी आप लोग अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप में भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको 99 रुपये में आपकी पूरी तैयारी हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको 3 प्रकार के नोट्स दे रहे हैं। प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स भी हैं। एलटी ग्रेड में जो हमने क्लासें दिया है उसके भी पीवाई की क्वेश्चन और उसकी थ्योरी भी आपको है। साथ में जीआईसी प्रवक्ता के जो नोट्स हैं वो भी आपको दिए जा रहे हैं। और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपके उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज भी आप लोग आराम से लगाते चलिएगा। आपकी टेस्ट सीरीज में हमने वो सुविधा रख दिया है कि अगर आप सुपर टेट का पेपर दोगे या टीजीटी पीजीटी आपके होंगे या आपके और भी परीक्षा लगी उनकी भी टेस्ट सीरीज उसमें आपको मिल जाएंगे। 3D नोट्स भी आपको उसमें मिलेंगे। जीवन परिचय रचनाएं वो सब आपको सुविधा है सिर्फ 99 रुपये में। और जैसे एग्जाम डेट आती है तो जीके जीएस की जो क्लासें हम आपको देंगे उसकी भी आपकी क्लासें वहाँ मिल जाएंगी PDF। आपको व्याकरण की जो क्लासें देंगे उसकी भी PDF आपको मिल जाएंगे। तो 99 रुपये में वो सुविधा है आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। देव जी के ट्रिक ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहिए। बाकी यूट्यूब में जो हम सुविधा दे रहे हैं उसका भी फायदा उठाते रहिएगा, ठीक है ना। नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का वेलकम है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। ये क्लास आपको हमने बता दिया है 3 बजे आपको डेली मिलेगी। 3 बजे आप लोग बिल्कुल रेगुलर हो जाइए, ठीक है ना। तब आपको सिलेबस वाली क्लासें हम आपको देने लगेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है सर जी आपसे दिया गया है, कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता आपकी लिखी है। चलिए बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, इग्नोर किसी को नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी थी। 1 को ऑप्शन देना है। सुपर फास्ट तरीके से सोल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन की संख्या 120 आपकी होगी तो स्पीड के साथ सोल्व करेंगे। इनकी पुत्री का नाम था सर जी क्या, सरोज स्मृति, है ना, सरोज नाम था। तो भैया सरोज नाम था इसलिए इन्होंने अपनी पुत्री की याद में एक कविता लिखी जिसका नाम है सरोज स्मृति, जिसमें आपका आंसर आपका सी के साथ इसका राइट हो जाएगा। ये सरोज स्मृति आपके 1935 में, कितने में सर जी, आपके 1935 में ये आपकी कविता आपकी लिखी गई थी। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ये छायावाद की स्तंभों में से एक आपके माने जाते हैं। तो सर जी इसका ऑप्शन आपका सी के साथ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका कौन सा युग्म संगत दिया गया है, यानी संगत दिया गया है। तो हमने कहा सर जी पहले ऑप्शन को देखिएगा, पथिक दिया है, पथिक दिया है राम नरेश त्रिपाठी। कौन दिया है, पथिक दिया है राम नरेश त्रिपाठी, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है हिमकरीटनी। हिमकरीटनी किसकी है, ये आपकी माखन लाल चतुर्वेदी की है। किसकी है सर जी, ये माखन लाल चतुर्वेदी की है, माखन लाल चतुर्वेदी, यहाँ माखन लाल चतुर्वेदी जो आपका है, यानी देखा जाए तो आपकी ये चतुर्वेदी की आपकी है माखनलाल चतुर्वेदी। सर जी वैदेही वनवास किसकी है बता सकते हैं, हरियौध की है। किसकी है, तो आपकी सर ये आपके हरियौध जी की है, हरियौध की है। वहीं पर उद्धव शतक सर जी किसकी है, तो आपकी रत्नाकर की है। किसकी है, तो आपकी रत्नाकर की है, याद रखना है। ये हम लिख इसलिए देते हैं आपकी क्वेश्चन में, इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जब आप लोग हमारे ऐप में जाओगे तो वहां पर एक क्लास नोट्स का फोल्डर है, उसमें आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आप रिवीजन बहुत जल्दी कर लोगे, है ना, इसलिए लिखते चले आते हैं और यही क्लास आपकी नोट्स वहां पे अपलोड भी हो जाती है। मुक्तक छंद के प्रणेता आपकी कौन है, मुक्तक छंद के प्रणेता आपके महादेवी वर्मा होगा, या नागार्जुन होगा, या निराला होगा, या जयशंकर प्रसाद होगा। 4 में कोई एक ऑप्शन होगा। इनमें से ऑप्शन में से क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन 3 नंबर का ऑप्शन देना है। कह रहा है मुक्तक छंद के प्रणेता आपकी कौन है, चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपका बनेगा। तो जब भी बात करते हैं मुक्तक छंद के प्रणेता पूछा जाता है यानी प्रवर्तक पूछा जाता है तो सर ये निराला होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा सर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है आपसे कह रहा है रविंद्र कविता कानन के लेखक इनमें से कौन है। रविंद्र कविता कानन के जो लेखक है वो आपकी कौन है, 4 नंबर में। तो सर जी इसके भी आपके लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन
आपके एग्जाम में छायावाद से बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन छायावाद से ही बनते हैं, याद रखना है। आप पेपर उठाकर देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है गीत गुंज किस कवि की रचना है। कह रहा है गीत गुंज किस कवि की रचना है। तो सर जी 5 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी नायरा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना आपकी पाई जाती है। तो रहस्यवादी जो आपकी होती है ना, ये आपकी छायावाद की ही आपकी भावना है। यानी महादेवी वर्मा का जो काव्य है उसमें रहस्यवाद आपको देखने को मिलता है। छायावाद काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना आपकी पाई जाती है। तो सर जी आपका आंसर बी के साथ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है एक घूंट एकांकी किसका लिखा हुआ है। तो कभी कभी सर जी क्वेश्चन पूछा जाता है एक घूंट आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर ये एकांकी है। क्या है सर, एकांकी है। और एकांकी है तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी जिसका किसका हो जाएगा, बताओ। एक घूंट जो दिया है वो किसका है, सभी कमेंट करेंगे। एक घूंट जो आपका है किसकी रचना है। बी नंबर आपका दिया है, कुछ लोग सी दे रहे हैं और सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखना है एक घूंट जो आपका है वो जयशंकर प्रसाद का है, राम कुमार वर्मा नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लगाना है सर ये जयशंकर प्रसाद है, क्योंकि एकांकी के रूप में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राम कुमार वर्मा को नहीं लगाना है। इनकी जो आपकी राम कुमार वर्मा की है वो बादल की मृत्यु है। ये इनकी जो आपकी एकांकी आपका है वो बादल की मृत्यु क्या हो जाएगी, बादल की जो आपकी मृत्यु है वो आपकी किसकी है, राम कुमार वर्मा की है, ठीक है ना। और जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार आपके कौन है। सर जी यहाँ पर 8 नंबर दिया गया है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मिस्टर अभिमन्यु, ये आपके लक्ष्मी नारायण लाल है। ऑप्शन आपका हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। बाकी इनके और भी आपके नाटक हैं जैसे 3 आंखों वाली मछली, है ना, अंधा कुआं, सूखा सरोवर, है ना, और साथ में दर्पण, ये आपकी लक्ष्मी नारायण की आपकी है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है 9 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार आपकी कौन है। यानी नाटककार की जब भी बात करते हैं तो सर जी यहाँ पर जो आपके हैं वो आपकी इनमें से डॉक्टर रामकुमार वर्मा आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आपके जयशंकर प्रसाद भी होते हैं जो आपके नाटककार में आते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमको सही करना है। तो रामकुमार वर्मा भी आपके देखा जाए तो ऐतिहासिक नाटककार आपके हैं। एकांकी के प्रवर्तक आपके माने जाते हैं जो आपके रामकुमार वर्मा ही आपके हैं। समस्या संबंधी नाटक जो आपके उपेंद्र नाथ अश्क के हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही आएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है एकलव्य नाटक कृति के लेखक आपके कौन है। तो एकलव्य नामक कृति के जो सजी लेखक है ना वो आपकी कौन है, यहाँ पर राम कुमार वर्मा है। यानी सजी 10 नंबर का जो ऑप्शन आपका बना है वो राम कुमार वर्मा का है और ये एकांकी के रूप में आपके हैं। रेशमी टाई, बादल की मृत्यु, है ना, पृथ्वीराज की आंखें, इनकी ढेर सारी बहुत बेहतरीन रचना है जो पूछी जाती है। सजी आपसे कह रहा है ध्रुव स्वामी नाटक की रचना जो किया है वो किसने किया है। ध्रुव स्वामी आपके जयशंकर प्रसाद बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। सजी आपसे कह रहा है क्वेश्चन अगला दिया है कि शारदिया के नाटककार आपके कौन है। शारदिया के जो नाटककार आपके हैं वो आपके इनमें से कौन है। तो शारदिया के सजी आपके कौन है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। आदि भाषा क्या कहलाती है, चलिए ये आपका हो गया ना। ये आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सजी, आप कह रहा है सर जी कबीर की भाषा आपकी क्या कहलाती है। तो सर जी कबीर की भाषा कैसी है, सदुक्कड़ी है। यानी आप कहेंगे सर 13 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया है वो आपका ए हो जाएगा। कबीर की भाषा जो आपकी है वो कैसी है, आपकी सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, वाणी का डायरेक्टर भी इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। वो सब हम आपको ऐप में भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जो हमने आपको अभी दिखाया है वो हमारे ऐप में भी आपको मिल जाएगा, वहां पर नोट्स बना सकते हैं। बाकी क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन ऐप में आपको सुविधा कुछ ज्यादा ही मिलती है। तो भैया 99 रुपए आप प्रोवाइड करेंगे तो कुछ न कुछ सुविधा तो एक्स्ट्रा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 14 दिया गया है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर ये जो आपका है ना सूफियों का कहा है। यानी कबीर की जो वाणी है ना, हर जगह बिल्कुल बदली हुई देखने को मिलती है। इन्होंने जो सत्संग किया है, इन्होंने जो साथी बनाया है जिनके साथ घूमते रहे हैं, कहने के ये सूफियों के प्रसाद का गुण आपका माना जाता है। आप आंसर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से हनुमत चरित्र के रचयिता आपके कौन है। हनुमत चरित्र के जो रचयिता है वो आपके है कौन। सर जी 15 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है ना, 15 का जो ऑप्शन दिया गया है ना वो ऑप्शन अब आपका हो जाएगा राय मल्ल पांडे। क्या है, राय मल्ल पांडे हैं। थोड़ा नया क्वेश्चन आपका है, याद रखना जब राय मल्ल पांडे के बारे में आप पढ़ोगे ना तब आपको ये भी आपकी रचना आपको आसान आपको मिल जाएगी। याद रखना इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राय मल्ल पांडे इनकी जो रचना है वो आपकी हनुमत क्या है, हनुमत चरित आपकी है। बाकी हमने नाभादास की रचना आपको बताया है, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी।
तुलसीदास की रचना में आपकी कवितावली हो गई, अग्रदास की रचना में हमने बताया ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, रामाष्टांग, ये आपके हैं, है ना, ये आपको पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया और आपसे कह रहा है ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने किया है? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे जो आपका होता है ना, ये जो रचना किया है वो किसने किया है? तो ये जो रचना किया है आपके श्रद्धाराम फिल्लौरी, है ना, श्रद्धाराम फिल्लौरी। वैसे श्रद्धाराम शर्मा इनका नाम है, लेकिन फिल्लौरी इनका एक प्रकार से उपनाम कह सकते हैं। सर जी इन्होंने 1870 में, कब? 1870 में इस आरती की रचना किया था, जो कि ज्योतिषी और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, है ना। पंजाब के फिल्लौर में इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था ना वो आपके पंजाब में हुआ था, पंजाब में फिल्लौर में, इसलिए इनका फिल्लौरी भी नाम आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया है और 17 की सजी अगर हम बात कर लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आपका लिखित किया गया है? नमस्ते भैया, नमस्ते। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आपका लिखित किया गया है? यानी 17 की बात करते हैं तो सजी करुणा तो आपका हो सकता है क्या? करुणा तो हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सजी रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का है जो आपका है, ये रामचंद्र शुक्ल का आपका है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका है बता सकते हैं? श्रीनिवास का है, विद्या श्रीनिवास का है, याद रखना है, विद्या श्रीनिवास, विद्या श्रीनिवास, विद्या श्रीनिवास का हो जाएगा, विद्या श्रीनिवास का हो जाएगा। सर जी यहाँ पर लाल तारा शायद रामरच बेनीपुरी का है ना, किसका है? तो आपका ये बेनीपुरी का है, बेनीपुरी का है। तो सर जी बचा कौन सा आपका? पुनर्नवा बचा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सजी सी हो जाएगा, पुनर्नवा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा। बात क्लियर हुई? अगला क्वेश्चन देखो दिया है संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? संपत्ति शास्त्र के लेखक आपके कौन है? थोड़ा स्पीड में यहाँ पर रहेंगे भैया, ठीक है, थोड़ा स्पीड में रहेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है और क्वेश्चन भी तो आपके हैं 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, एक साथ आपके देख सकते हैं। संपत्ति शास्त्र के जो लेखक आपके हैं वो आपके कौन है? 18 नंबर का ऑप्शन देखिए, बी नंबर, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अर्थशास्त्र पर आधारित हिंदी की पहली पुस्तक मानी जाती है जो संपत्ति शास्त्र है, ये सजी अर्थशास्त्र पर आधारित है। किसके? आपके अर्थशास्त्र पर आधारित हिंदी की पहली पुस्तक मानी जाती है। इसका प्रकाशन जो आपका हुआ था 1909 में इसका प्रकाशन हुआ था। सजी सुदामा चरित के लेखक बताना है, सुदामा चरित के लेखक आपके कौन है? सुदामा चरित के लेखक जो आपके हैं सर जी इनमें से कौन हो जाएंगे? नरोत्तम दास होता है, हमको लगता है ऑप्शन में आपका है नहीं है, नरोत्तम दास हो जाएंगे, नरोत्तम दास क्या हो जाएंगे? नरोत्तम दास, और नरोत्तम दास ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से आपका कोई नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 20 नंबर में कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत जो आपका सजी दिया गया है वो सजी भगवत मत गीता का जो 10वां स्कंद है। कौन है? ये जो 10वां वाला आपका है, यदि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत माना जाता है श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद आपका है, ठीक है ना। ये आपका आंसर बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है कि राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? आप कहेंगे सर ये तो आपके अयोध्या कांड में है ना, यानी राम राज्याभिषेक का जो आपका दिया है इनकी तैयारी जो दिया गया है ये सजी किस कांड में? तो आप कहेंगे सर अयोध्या कांड का हिस्सा है, यानी राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा किया था और इसी दौरान तैयारी शुरू हुई थी, जिसमें कैकेयी और मंथरा का संवाद आपको देखने को मिल जाता है। जब कैकेयी और मंथरा का संवाद मिलता है तो बड़ा झगड़ा भी हो जाता है ना, कहीं ना कहीं वो घटना यहाँ से आपकी जुड़ी हुई है, याद रखना है। कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगा गया था, राम को वनवास भेजा गया था, ऐसी जो आपकी घटना है वो आपकी अयोध्या कांड लगाना है, ना कि आपको उत्तरकांड में लगाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 22 नंबर और आपसे कह रहा है कि मैं पुण्य निज गुरु कथा सो सूकर खेत, या कथन किस कवि का है? चलो अभी आपको समस्या आ रही होगी, कथन वाले में आ रही है ना? क्यों भाई, अभी आपको कथन में समस्या आ रही है ना, कथन वाले की सजी किसका कथन है किसका नहीं है। तो कथन वाली भी क्लास आपको मिलेगी, हम आपको कथन और जो आपकी पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं कहाँ से नहीं ली गई है उनकी भी क्लास आपको चलेगी, थोड़ी लंबी क्लासें चलेंगी, क्योंकि हर एक वाद में जैसे छायावाद आपका है, आपका भारतीय हिंदी आपका हो गया, या सब में आपकी अपनी अपनी सब पंक्ति है, तो उसकी क्लास आपको अलग मिलेगी, है ना। और थोड़ी सी लंबी क्लासें होंगी, 2-3 क्लासें भी हो सकती हैं, वो मिलेंगी, थोड़ा सा आपकी और इम्प्रूवमेंट बनेगा, ठीक है ना। अब धीरे धीरे आप जब डेली आप पढ़ेंगे तो ये सब चीजों में समस्या का समाधान मिलेगा कैसे? जब धीरे धीरे आप पढ़ोगे, है ना। बिना पढ़े कुछ नहीं है भैया आज के समय में। मैं पुण्य निज गुरु कथा सो सूकर खेत, या किस कवि का है? सर ये गोस्वामी तुलसीदास का है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। किसका? गोस्वामी तुलसीदास, जिसको ऑप्शन आ गया सर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी तुलसीदास ने अपने गुरु के प्रति समर्पित करते हुए सूकर क्षेत्र का वर्णन किया है, यानी वर्तमान में ये एटा जनपद में गंगा जी के पास में है। ये जो आपका सूकर जनपद है ना, सूकर जो जगह है,
सूखा जो क्षेत्र है ये एटा वाले है, कोई एटा वाले, तो एटा जनपद में गंगा जी के समीप आपका स्थित है, वहां का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका 23 दिया गया है। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? देखो विभत्स रस आपका जो होता है ना, जब देखकर आपके मन में थोड़ा सा क्या हो, घृणा हो, आपके मन में थोड़ा सा उलझन टाइप की होती है, वही तो विभत्स होता है ना। तो आपको ऐसी घटना कहाँ मिलती है? ऐसी घटना आपको देखो देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है ना, अरण्य कांड है, और सर जी आपका लंका कांड दिया गया है। यानी यहाँ की मनोदशा ऐसी आपकी होती है, जब आपके मन में कुछ ऐसी घटना, आपकी मन में ऐसी द्वेष आपका होता है, तो सर अरण्य कांड और लंका कांड में देखने को आपको मिलता है सर जी, याद रखना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके लंका में राक्षस जात का जब संहार होता है, विनाश होता है ना, तो भैया जब विनाश होता है तो भैया वहां पर चीखें होती हैं, वहां की रानियां रोती हैं, यानी वहां पर देखा जाए तो कितना चीर फाड़ होता है, कैसे लोगों को कैसे खा जाते हैं, है ना, वैसी चीज आपका दिया है ना। आपने देखा होगा जो कौन है, कुंभकर्ण होता है, वो बंदरों को ऐसे उठा के खा जाता है बिल्कुल से, है ना, हड्डियां पसुड़ी पता नहीं चलती, यानी ऐसे आपका है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका सही 24 दिया गया, और आपसे क्या दिया गया, कह रहा है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो देखो सही क्रम आपकी जो दिया गया है वो कैसे आपको चलेगा, एक से दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, है ना, एक से दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपको हमने कहा भी है कि जैसे आप लोग हमारे ऐप में जब जुड़ जाते हैं तो ऐप में ये सब सुविधा हमने दिया है कि आपको हर एक रचना की डेट भी आपकी है, यानी आप देख पाएंगे कि जैसे आपका ये छायावाद की पीडीएफ है, इसमें जब आप जाएंगे तो थ्योरी के साथ साथ ऐसे आपकी जैसे जयशंकर प्रसाद है या किसी के बारे में आपका दिया गया है पूरी आपकी जानकारी, यानी उर्वशी की आपकी डेट है, वन मिलाप की भी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको हमने हाईलाइट भी किया है कि कानून कुसुम आपकी देखो 1913 में है, यानी हर एक रचना में डेट भी आपको मिलेगी, है ना, हर एक रचना में आपको डेट भी मिलेगी, कौन सी रचना के बारे में क्या मिला है, कौन सी रचना पहली है, कौन सा काव्य संग्रह है, ये सब सुविधा आपकी है। तो अगर ऐप में आप लोग जुड़े नहीं हैं तो वहां पर जुड़कर अपना कर सकते हैं। वहां पर देखो हमारी पीडीएफ इतना ही नहीं है, हमारी जब पीडीएफ में आप जाते हैं ऐप में तो आपकी तैयारी विशिष्ट प्रकार की होती है, सर्वोत्तम प्रकार की हम कह सकते हैं। वहां पर आपकी जो नोट्स मिलती है वो आपको यूट्यूब की सबसे बेस्ट नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, मात्र 99 रुपए में आपकी है। आपको इस प्रकार के हाईलाइट नोट्स मिलेंगे, यानी आप जाएंगे तो इस प्रकार के हाईलाइट नोट्स मिलेंगे, जो पूछा गया है एग्जाम में, जो पूछा जा सकता है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है ना। तो तभी कहते हैं कि ऐप में अगर आप जुड़ते हैं, आप लोग देखो टीचर हैं, हम आपको टीचर मान के पहले से तैयारी कराते हैं, क्योंकि आप लोग भविष्य के टीचर हो और बनोगे। आपसे अगर 99 रुपए ले रहे हैं तो हम उम्मीद ये रखते हैं कि अपने इस कंटेंट के दम पर आप लोग परीक्षा निकालोगे, ठीक है ना। और 99 रुपए ले रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी है, क्लास नोट्स भी है, आपको यहाँ पर पूरी तरीके से इस प्रकार से आपको नोट्स भी आपको दे रहे हैं, साथ में 3D नोट्स आपको मिलेंगे, है ना, आपको 2000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेंगे, इस प्रकार से विधिवत तरीके से है ना। तो आप लोग 99 रुपए का ना मुंह देखें, है ना, इतने में हमारी ढेर सारी मेहनत लगी है, तो आप लोग 99 रुपए का मुंह ना देखें, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर हिंदी साहित्य वाली पीडीएफ को परचेज करिए, ठीक है ना, और अपनी तैयारी पर चार चांद लगाइए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो देखो भैया हमने कहा कि यहाँ पर जो दिया गया है कि जो रचना का क्रम है, तो हमने कहा सर जी 24 नंबर में जो आपकी रचना दिया गया है ना, 24 नंबर में जो रचना दिया गई है, यानी रचना की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर चंद्रायन है, मृगावती है, पद्मावत है, मधुमालती दिया है, तो सर जी 24 नंबर का ऑप्शन आपका पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अब इसमें तो डेट आपको नहीं मिलेगी सर, इसमें आपकी कौन सी डेट आपकी है ना, लेकिन आपसे बात करें कि सर जी यहाँ पर चंद्रायन मुल्ला दाऊद की है ना, और इसके बाद मृगावती कुतबन की है, पद्मावत जयसी की है, मधुमालती मंझन की है, तो सर जी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से आपका कौन सा कवि है, क्या दिया है, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था। 25 नंबर दिया है आपके अमीर खुसरो, कौन है अमीर खुसरो या मुल्ला दाऊद है, डाउट लग रहा है। सूफी मुक्तक काव्य का देखो यहाँ पर जो 25 नंबर आपका दिया है, 25 का ऑप्शन सजी कौन हो जाएगा, यहाँ पर सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता आपका पूछा गया है ना, सूफी मुक्तक काव्य के पहले रचयिता मुल्ला दाऊद लगाइए, है ना, मुल्ला दाऊद ऑप्शन में देखो दिया भी गया है, तो आपको याद रखना है सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता या आपके मुल्ला दाऊद, यानी ए नंबर आपको देना है दोस्तों, याद रखना है, जिनकी रचना चंद्रायन है ना, इनकी जो रचना थी वो आपकी चंद्रायन है, यानी चंद्रायन जो आपका दिया है चंद्रायन की रचना हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। जहां भी आपको होगा हम आपको समझाएंगे पूरी तरीके से। जंगल के जीव के रचनाकार आपके कौन है, जंगल के जीव के रचनाकार आपके कौन है,
सर जी 26 नंबर दिया गया और 26 की बात करते हैं तो ये आपके कौन है, जंगल में कौन गए थे, श्री राम गए थे। कौन गए थे, श्री राम गए थे, यानी श्री राम शर्मा हो जाएंगे। और इनकी जो पुस्तक आपकी है 1949 में प्रकाशित की गई थी। देखो हम आपको डेट भी आपको लिख देते हैं जहां पर हमें लगता है कि ऐसी रचना के बारे में पता होना चाहिए। 1949 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। अभी थोड़ी स्पीड और बढ़ेगी। अभी हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य की वजह से थोड़ा सा आपको लग रहा है, अभी आपको ग्रामर पोर्शन मिलेगा, थोड़ा हलवा बिल्कुल लगेगा एग्जाम, बिल्कुल क्वेश्चन जो आपकी स्पीड में हम आपको सोल्व कराएंगे। ठीक है, देखो कह रहा है कौन संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती का है। तो कृष्णा सोबती की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। यहाँ पर जो आपका दिया है हम हसमत ये भाग 2 है, एक हम हसमत भाग 3 आया था, यानी यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए कृष्णा सोबती का ही संस्मरणात्मक कृति है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है देव किस प्रकार के कवि हैं। तो कवि देव के बारे में हमने पढ़ाया है। कवि देव जो आपका मूल नाम था देवदत्त था। याद आया होगा कि देव जी का पूरा नाम यानी मूल नाम क्या था, मूल नाम आपसे बताया गया है, पढ़ाया गया है। मूल नाम जो आपका था वो क्या था, बताओ। देवदत्त था ना, यानी देवदत्त आपका हो जाएगा, देवदत्त हो जाएगा। सर जी ये कैसे कवि आपके माने जाते हैं, ये जो आपके कवि हैं ये आपके रसवादी कवि हैं। क्या है सर जी, ये एक आपके रसवादी कवि हैं, यानी देखा जाए तो आचार्य कवि और दोनों के रूप में हुए हैं, आचार्य और कवि दोनों के रूप में हैं, रसवादी आचार्य होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक इनमें से कौन थे। तो 29 नंबर का ऑप्शन जो आपका दिया है डी नंबर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, यानी गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, एक कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक जो आपके हैं ये चौधरी प्रेमघन आपके हैं, याद रखना है। और रामचंद्र शुक्ल ने इसकी आलोचना भी किया है, रामचंद्र शुक्ल ने इसकी आलोचना भी किया है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है। चलो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग छोटे एग्जामों की जब तैयारी आपको करा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो बिहारी सतसई है वो आपकी बिहारी की है, लेकिन सतसई की रचना ढेर सारे कवियों ने किया है। यानी आप लोग जब बड़े स्टैंडर्ड एग्जाम में जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि सर सतसई कई लेखकों की रचना है जो कि आपको पढ़ाया भी जाता है। जब ये सब टॉपिक खत्म होंगे तो आपको हम लेकर आएंगे यहाँ पर, है ना। देखो आपसे कह रहा है सर ये आपके कौन है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपके हैं बिहारी हो जाएंगे, ए नंबर बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है और आपसे क्वेश्चन क्या दिया है, शिवा बावनी के रचनाकार आपके कौन है। तो सर जी शिवा बावनी के रचनाकार जो आपके पूछा गया है वो आपका आंसर बी हो जाएगा, भूषण हो जाएगा, है ना, महाकवि भूषण जो कहते हैं। और ये जो छंद है ना, ये जो शिवा बावनी है इसमें 52 छंद हैं। कितने हैं आपके, 52 छंद हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये छंद जो आपका है 52 छंदों वाला एक काव्य है। शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम का वर्णन होता है, यानी शिवा बावनी में सजी वर्णन जो आपका किया गया है, ये वर्णन सजी किसके बारे में है, इसमें वर्णन आपके शिवाजी के बारे में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सजी शिवाजी के बारे में जो वर्णन आपका है वो कौन सी आपकी रचना है, तो ये शिवाजी के बारे में आपका दिया गया है। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है विरह वारिस किसकी रचना है। 32 नंबर दिया गया है और 32 की बात करते हैं तो भैया ये आपके बोधा की है। क्या है, विरह जो वारिस है ये रचना जो आपकी है सर बोधा की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा, विरह वारिस। एक आपको और बताया था इश्कनामा, है ना, एक और बताया था ना आपको, एक बताया था इश्कनामा, इश्क इश्क ये जिंदगी, यानी इश्क जो आपका है ना, क्या बोलेंगे, इश्कनामा जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, यहाँ पर जो बोलते हैं इश्कनामा बोलते हैं, यानी इश्कनामा ये आपका सा हटा देंगे, इश्कनामा जो कर देंगे, तो इश्कनामा भी इन्हीं की आपकी रचना है ना, ये भी रचना है और इश्कनामा भी आपकी रचना है, ये बोधा की है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है, इसके प्रतिनिधि गद्य कवि आपकी कौन है। तो 33 नंबर का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आत्मकथा है इनकी, हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, अभी आपको डरना नहीं है, अभी आपको बहुत कुछ आपको है हिंदी साहित्य में, सिर्फ आदिकाल, वीर गाथा काल, भक्ति काल, है ना, रीति काल, भारतीय युग से ही कुछ नहीं काम बनेगा, अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। यानी आप लोग अभी प्रयोगवाद, नई कविता, है ना, बहुत ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, फिर आपको उपन्यास, नाटक, एकांकी ये सब मिलेंगी। जब आप पूरी हिंदी साहित्य पढ़ोगे ना तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आपकी आ जाएगी ना, ऐसी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी कि आप कहोगे सर जी आपका प्रैक्टिस सेट हमको हलवा लगने लगा है। अब एग्जाम में आपका हलवा लगेगा, क्योंकि अभी तो हिंदी साहित्य का आपने 25% ही पढ़ा है,
अभी 100% पे पहुंचने में आपको समय लगेगा थोड़ा, है ना। 25% में जब आपके अंदर इतना इंप्रूव दिखा है तो सोचो जब 100% हम आपको हिंदी साहित्य पढ़ा देंगे, बेसिक वाली जो पीवाई की क्वेश्चन देते हैं, है ना, टॉपिक वाली क्लासेस जरूर देखिएगा, तभी आपको उद्धार होगा। देखो निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के हिसाब में सम्मिलित करना है। सर जी 34 नंबर दिया है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी मालूम है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रेम माधुरी का प्रकाशन आपके 75 में हुआ था, ठीक है ना। सर जी ये जो आपकी है प्रेम माधुरी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? तो आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। याद रखिए हरिश्चंद्र आपके हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएगी। सर जी एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी जो आपकी है ये रचना का प्रकाशन 86 में हुआ था। कब हुआ था सर जी? ये 86 में हुआ था। एकांतवासी योगी मालूम है किसकी है? श्रीधर पाठक की है। किसकी है? तो श्रीधर पाठक, याद रखना श्रीधर जो आपके पाठक आपके हैं वो आपके हो जाएंगे। सर जी यहाँ पर देखो दिया है हिम तरंगड़ी, और हिम तरंगड़ी आप जानते हैं माखनलाल जी की है। किसकी है? तो आपके माखनलाल की आपकी है, माखनलाल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सर जी ये जो आपकी रचना है आपकी 1948 में आई थी। कब है? आपकी 1948 में आई थी। निहार आप जानते हैं महादेवी वर्मा की है। किसकी है सर जी? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की हो जाएगी। और इसका प्रकाशन 1930 में हुआ था, यानी सर इसका इसके साथ हो जाएगा। हम इसका आपका मिलान हो गया। अगला क्वेश्चन देखो दिया है भारतेंदु युग के नाटककार आपके पूछा गया है। भारतेंदु युग के नाटककार आपके कौन है? तो भारतेंदु युग के नाटककार में श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, है ना, राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ये सब ढेर सारे नाम मिल जाते हैं। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो नाम है आपका श्रीनिवास दास, यानी ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक आपके कौन है? यानी जब हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें एक होता है हिंदी साहित्य विमर्श, इसके जो आपके लेखक है वो आपके कौन है? तो सर जी आपका आंसर आपका हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, है ना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो आपके हैं ये हिंदी साहित्य विमर्श नामक पुस्तक के लेखक आपके हैं, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित आपकी कृति है। क्वेश्चन आपका देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल के लेखक आपकी कौन है? सर जी 37 नंबर दिया गया और 37 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपकी नासिरा शर्मा है। कौन है? नासिरा शर्मा है, नासिरा शर्मा, इनका कहानी संग्रह है, ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है श्री राम शर्मा की कृति बोलती प्रतिमा किस प्रकार की विधा है? बताओ भाई, जो बोलती प्रतिमा है किस प्रकार की विधा है? यानी अगर हम आपसे बात कर लेते हैं तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलती प्रतिमा। ये आपकी जो है ना, ये आपकी एक बोलती प्रतिमा रेखा चित्र है। क्या है सर जी? ये जो आपकी है ना, ये इनकी रेखा चित्र है या संस्मरण है? रेखा चित्र है या संस्मरण है? यानी आप देखेंगे सर 38 नंबर में तो बोलती प्रतिमा रेखा चित्र विधा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी बी हो जाएगा। और ये किसकी है? श्री राम शर्मा की है। किसकी है सर जी? ये श्री राम शर्मा की है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर 38 नंबर में वो आपका सर जी क्या हो जाएगा? बी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। इनका नाम क्या है? तो स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो याद रखना है स्वयंभू की कृति का नाम है पौमचरियु। क्या है सर जी? पौमचरियु है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका दिया गया है वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा सर? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि आप सभी का जवाब आ गया है। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो आदिकाल की रचना में देखा जाए तो विद्यापति जो पदावली है, विद्यापति पदावली, विद्यापति पदावली, यानी सर जी ये आपकी विद्यापति की है और ये आदिकाल की है। तो सर जी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो आपकी चंद्रबरदाई हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है नहुस नाटक के रचनाकार आपके कौन है? नहुस नाटक के रचनाकार आपके इनमें से कौन बन जाएंगे? नहुस, नहुस नाटक के रचयिता आपकी पूछा गया है। जो भी ऑप्शन आपका दिया गया हो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सही करना है। यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी 43 नंबर दिया गया है भीष्म साहनी होगा। नहुस जो आपका है वो भीष्म साहनी हो, वैसे आपका जो नहुस लिखा जाता है वो सर जी इस प्रकार से देखने को मिलेगा, नहुस आपको मिलेगा, यानी भीष्म साहनी जिसको ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका सर जी क्या हो जाएगा? सी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपसे क्या दिया गया है? अगला दिया है आपसे कह रहा है रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? यानी रस को सिर्फ नाट्य तक ही सीमित करने का विरोध जो किया था वो किसने किया था? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए 44 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा अभिनव गुप्त आपके हैं। कौन है सर? ये आपके अभिनव गुप्त हैं। इन्होंने रस को नाट्य तक ही सीमित रखने का विरोध किया, विरोध करते हुए रस को व्यंजन का व्यापार कहा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 45 और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार आपका नहीं है? तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी था, श्रृंखला मूलक अलंकार आपका नहीं है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर कारण माला है, एकावली है, काव्यलिंग है,
अब ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को आपको मिलेंगे, हमेशा आपको पढ़ने को ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका जो आ रहा है डी नंबर काप बिल्डिंग, क्या है सर जी, ये जो दिया गया है काप बिल्डिंग, ये इसमें आपका नहीं आता है दोस्तों, याद रखना ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी जहां पर क्रम से या श्रृंखलाबद्ध वर्णन आपका दिया गया हो वो आपकी क्रमबद्ध में आपके होते हैं। कर्मा का जैसे आपका कर्णमाला है, मालादीप है, एकावली है, ये अलंकारा में होंगे, है ना, तो इसका आंसर आपका जो बनेगा वो आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका सर जी आपसे दिया गया है और कह रहा है सर जी 46 नंबर आपका दिया गया है, कह रहा है नाटक जारी है, इस काव्य संग्रह के रचयिता आपके कौन है। तो सर जी 46 नंबर आपका दिया गया है, 46 की बात कर लेते हैं। तो सर ये आपके नाम सुना होगा लीलाधर जुगड़ी, है ना, जगुड़ी जो आपका है या जगुड़ी आपका होता है, लीलाधर जगुड़ी, इनका एक काव्य संग्रह है। 46 का ऑप्शन सर जी आपका हो जाएगा कौन, यहाँ पर डी हो जाएगा। बाकी इनकी ढेर सारी रचना आपने पढ़ा होगा, है ना, जैसे शंखमुखी शिखरों पर, ठीक है, और बची हुई पृथ्वी इन्हीं की है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि बलदेव खटिक किसकी कविता है। बलदेव खटिक किसकी आपकी कविता है। तो सर ये जो आपकी कविता है ना, ये भी आपकी लीलाधर जुगड़ी की है, किसकी है, लीलाधर आपकी है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित आपकी नहीं है। तो सर जी 48 नंबर दिया गया है, हमने कहा पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, महाप्रस्थान है, उर्वशी है, कनुप्रिया है। ये दिया है अमन का राग, क्या दिया गया सर जी, अमन का राग जो दिया गया है 48 नंबर में, अमन का राग, ये सर जी आपकी लंबी कविता है। कैसी है सर, ये आपकी लंबी कविता है, क्या है, ये लंबी कविता है और आपकी है किसकी, लंबी कविता है शमशेर बहादुर की है। किसकी है सर, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपकी कविता है वो आपकी शमशेर बहादुर की है। किसकी है, तो शमशेर बहादुर की आपकी है, शमशेर बहादुर की लंबी कविता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है और अब कह रहा है कि घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। तो 49 जो आपका दिया गया है 49 नंबर, ये सर जी प्रयोगवाद की है। किसकी है सर, ये प्रयोगवाद की है। राधे राधे भैया, राधे राधे। ये क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपके 50 नंबर में, कह रहा है सर जी निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावना की कवि आपके नहीं है। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावना की कवि नहीं है। चलिए देखिए 50 नंबर दिया और 50 की बात कर लेते हैं। तो सर जी आपकी जो नागार्जुन है, कौन है यहाँ पर जो आपके नागार्जुन है, वो सर जी याद रखना है, वो आपके नागार्जुन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। वो दिया गया सर जी प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में से दलित चेतना की कहानी कौन सी आपकी है। तो 51 नंबर आपकी अगर बात करते हैं, कह रहा है सर क्वेश्चन दिया है प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में से दलित चेतना की कहानी कौन सी है। हाँ बिल्कुल सही है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो सर ये जो आपकी प्रेमचंद की दलित चेतना की कहानियों में ठाकुर का कुआं जैसे आपका हो गया, ठाकुर का कुआं, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। हाँ जिन लोगों ने कोर्स लिया है उस कोर्स की अहमियत को समझते होंगे कि हम आपको 99 में क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको इस कोर्स की अहमियत समझ में आ गई होगी, वो कदई नहीं कहेंगे सर जी आप इतना कम मटेरियल दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है 52 नंबर, थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि अब आपको ग्रामर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित का अनोखा वर्णन किया गया है। तो बाल चरित का अनोखा वर्णन आपको मिलता है ईदगाह में। किसमें मिलता है सर जी, आपके ईदगाह में मिलता है। ईदगाह कहानी सुना है कि नहीं सुना है। ईदगाह कहानी जो मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना में आपकी आती है, तो इसका आंसर आपका डी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग आपकी कितनी है। तो प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग देखो जाए, हम लोग तो अपनी कहानी जीवन में एक और ना लिखे पाए होंगे, है ना, लेकिन प्रेमचंद ने लगभग देखा जाए कितनी कहानियां हैं, तो आप कहेंगे सर 53 नंबर दिया गया है। 53 का ऑप्शन आपका लगभग 300 आपकी कहानियां हैं। हमने प्रेमचंद को पढ़ाया था, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है प्रेरणा नामक कहानी रचित आपकी है। तो प्रेरणा नामक जो कहानी है वो आपकी सर जी प्रेमचंद के द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ इनमें से कौन है। तो सर इनके द्वारा जो आपका हरिऔध द्वारा लिखित आपका काव्य आपका दिया गया है ना, आपके 55 नंबर में, वो सर जी आपका हो जाएगा चौखे, जो चोखे चौपदे है। क्या है सर, चोखे चौपदे जो आपका दिया गया है, ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इनमें से आपका हो जाएगा सर जी हरिऔध जी के द्वारा ये काव्य ग्रंथ आपकी है। बाकी रस कलश वैदेही वनवास चुभते चौबदे इन्हीं की आपके हैं, ठीक है ना। प्रियप्रवास खड़ी बोली में एक महाकाव्य है। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहे हैं चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान आपका है। तो हमने कहा है 2-3 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ऐसे मिल जाएगा, है ना, और हमने आपको ऐप में 30 लोगों का जीवन परिचय दिया है, 30 लोगों का जीवन परिचय, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। 30 लोगों का जीवन परिचय आपको उसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें डिटेल में आपको जानकारी है। चिरगांव आपका जो है ना,
चिरगांव में जो आपका हुआ था वो आपके मैथिली शरण गुप्त का है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा चिरगांव मैथिली शरण गुप्त का जन्म है झांसी जिले में पड़ता है चिरगांव। ठीक है, जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया, इनकी ढेर सारी रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का आपका नहीं है। भैया 57 नंबर की बात कर लेते हैं तो देखा जाए तो दो एकांत है, डूबते मस्तूल है, प्रथम फाल्गुन है, लेकिन जो अनदेखे अनजान पुल, क्या दिया है, अनदेखे अनजान पुल, ये किसकी रचना है बताइए। जो 57 नंबर दिया गया है ये सर उपन्यास है, ये जो आपका दिया है ये आपका उपन्यास है। क्या है सर जी, ये आपका उपन्यास है और ये उपन्यास जो आपका है राजेंद्र यादव का है। किसका है, तो आपके राजेंद्र यादव का है, राजेंद्र यादव का हो जाएगा, याद रखना है। सर जी अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया 58 नंबर में और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ये नरेश मेहता है। सर जी नरेश मेहता जी को आपको शायद दिया गया था भाई, नरेश मेहता जी को भी दिया गया है, नागार्जुन को नहीं दिया गया है, क्योंकि नरेश मेहता को शायद आपका दिया गया था ना। यहाँ पर देखा जाए तो नरेश मेहता को शायद आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्यों भाई, मिला है कि नहीं मिला है? 28वें नंबर का शायद इनको मिला था, 28वें नंबर का। अभी आपको जब हम ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ाएंगे ना तो ये सब चीजें आपको मिलेगी। नहीं भैया लाइव नहीं है, यह रिकॉर्डेड क्लास आपकी है, क्योंकि लाइव क्लास अगर हम आपको देंगे तो आप घर बैठे कैसे पढ़ पाओगे। लाइव क्लास में हम नाचते हैं, डांस करते हैं, है ना, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में कोई काम नहीं होता है। तो जब हम आपको सामने डांस करेंगे तभी आपको दिखेगा कि लाइव क्लास है कि नहीं भाई। चलो, नरेश मेहता को मिला है शायद आपका 28वें नंबर का है। नागार्जुन को कब मिला है क्या? क्यों भाई बताइए, नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? नागार्जुन को भी मिला है? नागार्जुन को शायद नहीं मिला है। हाँ, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिए नागार्जुन को नहीं मिला है। नागार्जुन को जो मिला था वो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब? 1969 में नग्न पत्र, जो क्या है पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य मिला था। इसको ऑप्शन आपका सी बनेगा। नरेश मेहता को मिला था 58 नंबर का, है ना, इनको मिला था, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। 58 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका सी हो जाएगा, आपके नरेश नागार्जुन को नहीं मिला है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हमने आपका कमेंट देख लिया भैया, धर्मवीर का उपन्यास है। आइएगा नेक्स्ट, कौन सा आपका धर्मवीर का है? अनदेखे अनजान हमने देख लिया आपका कमेंट। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहे सर जी सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? वो तो आप लोग बता ही दोगे ना, वो तो आसान ही क्वेश्चन है। सूरज का सातवां घोड़ा आपके धर्मवीर भारती का है ना। और सर जी धर्मवीर भारती का तो है, लेकिन पूछा गया सर जी है क्या? ये जो आपका है सर जी है क्या? ये उपन्यास है, धर्मवीर भारती का ये उपन्यास है। याद रखना किसका है, तो आप कहेंगे सर ये धर्मवीर भारती का है, याद रखना है। ठीक है ना। नाम हम इसलिए नहीं लेते हैं ना, क्योंकि अगर नाम आपका लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, दूसरी का पेट दर्द करने लगेगा, कहेगा सर जी मेरा भी नाम लीजिए, है ना, फिर क्लास थोड़ा सा धीमे हो जाएगी, तो फिर क्या मतलब है। वैसे भी इतनी बड़ी क्लास हो जाती है, समय लग जाता है। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया 60 नंबर में, स्पीड बढ़ने वाली गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत दिया गया है? सर जी गोदान है और गोदान दिया है तो आप कहेंगे सर भाषा सटीक और सार्थक प्रयोग है, व्यंजनापूर्ण आपका है, कठिन भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो निर्मल वर्मा का जो उपन्यास आपका है वो सर जी आपका है क्या? तो कई चीजें आपकी इनको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर देखा जाए अंतिम अरण्य भी दिया गया है। अंतिम अरण्य जो आपका है इनका अंतिम उपन्यास है। याद रखना जो अंतिम अरण्य है ये इनका अंतिम उपन्यास भी है, इनका ये अंतिम उपन्यास भी है, ये भी याद रखना है सर जी, इनका ये अंतिम उपन्यास भी आपका है। जो अंतिम अरण्य है ये इनका अंतिम उपन्यास भी आपका है, इसको भी याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका आपकी कौन है? तो आपके बंटी पूछा है, आपका बंटी है ना, ये बंटी भैया जो आपके हैं मन्नू भंडारी हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मन्नू भंडारी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? देखो 63 नंबर आपका दिया गया, 63 की बात करते हैं तो आपका बंकिम चंद्र का हिंदी उपन्यास जो पूछा है वो आनंद मठ आपका है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया है पदात्मक भवभूति पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने किया है? चलिए 64 नंबर दिया है, 64 को ऑप्शन बी हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह है, यानी श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना ठाकुर जगमोहन ने किया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सर जी दिया गया है नीला चांद उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है?
नीला चांद उपन्यास के जो सर जी लेखक है वो आपके इनमें से, वो आपका आंसर आपका हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह, यानी शिव प्रसाद सिंह जो दिया गया है वो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह हो जाएगा। ये उपन्यास इनका है और 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, याद रखना नीला चांद के लिए 1990 में, कब 1990 में इनको सर जी हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला था, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपका है वो मिला था, इनको याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के लेखक आपके कौन है। आजकल तो नाखून बढ़े चाहे ना बढ़े आर्टिफिशियल आ जाते हैं, है ना, बड़े बड़े चुड़ैल वाले नाखून मिल जाते हैं। तो भैया नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के जो लेखक वो आपकी कौन है। लड़कियां परेशान ना हो, नाराज मत होइएगा, है ना। यहाँ पर देखो अगर आप लोग बड़ी नाखून नहीं रखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कुछ लोग बहुत लंबे लंबे नाखून देखा करते हैं ना, हम कभी कभी रास्ते में यही गौर किया करते हैं, जब भी कभी ऐसे निगाह पड़ती है तो आपको बताने में आसान हो जाता है। देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी छाछट की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि 1000 किलोमीटर लंबे आपके नाखून कर देंगे हम, तो आप कहेंगे सर 66 नंबर दिया है, 1000 यानी हजारिब सात द्विवेदी हो जाएगा, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं तो भैया हजारिब सात द्विवेदी ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। सर जी 67 नंबर का ऑप्शन आपको हो जाएगा, ये यात्रा वृत्तांत है। क्या है सर, ये यात्रा वृत्तांत है, इसमें यात्रा के बारे में बताया गया है और ये अज्ञे जी की है। किसकी है, तो आपकी अज्ञे जी की आपकी रचना है, याद रखना अज्ञे की रचना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो काशी नागरी प्रचारी सभा की जो स्थापना है याद रखना है ये आपकी की गई थी आपके 1893 में, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 1893। जिसका भी ऑप्शन आ गया है वो बिल्कुल बहुत सही आपका दिया गया है। कहां पर की गई थी सर जी, आपकी काशी में की गई थी। कहां पर की गई थी, तो सर जी आपकी काशी यानी वाराणसी बोलेंगे सर जी, काशी यानी वाराणसी में की गई थी सर जी, याद रखना वाराणसी में आपकी की गई थी 16 जुलाई को। कब की गई थी, तो आपकी 16 जुलाई को की गई थी, 16 जुलाई आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना है, ठीक है ना। कौन कौन थे संस्थापक में, तो आपके पंडित राम नारायण मिश्र थे, श्याम सुंदर दास थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी आपके शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक के गुण मान दोष नहीं है। क्वेश्चन पूरा देखना पड़ेगा, गुण माना है दोष नहीं माना है, यानी हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखकों ने गुण माना है, उसको दोष नहीं माना है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की जो शक्ति है ये विशेष आपका है। हमने कहा कि सर जी अन्य भाषाओं के शब्द को ग्रहण करती है हमारी हिंदी भाषा, है ना, ये हमारी हिंदी के लिए बेस्ट है, हमारी हिंदी के लिए ये बेस्ट है कि हम लोग अब दूसरी भाषा को अपनी भाषा में ग्रहण कर लिए हैं। हमने ये चीज आपको गद्यांश में सोल्व कराया होगा, कभी ना कभी ऐसा गद्यांश सोल्व कराया होगा कि हमारी हिंदी जो आपकी है दूसरी भाषा से या दूसरी आपकी भाषा से ग्रहण की गई शब्दों को ले रही है, लेकिन हिंदी को इतना ज्यादा ना टूटने फूटने दिया जाए कि दूसरी भाषा आ जाए तो उसका आपका आकार ही बदल दे, है ना। ये पढ़ाया ना, गद्यांश में पढ़ाया होगा, तो देखो गद्यांश का क्वेश्चन यहाँ सोल्व कर लिया गया। क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है, खड़ी बोली का उद्भव आपका हुआ है। खड़ी बोली का उद्भव जो आपका हुआ है सर जी 70 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी से हुआ है। पश्चिमी हिंदी में 5 आपकी उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं सर जी, हिंदी भाषा में जो आपकी बोलियां हैं वो आपकी 18 है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा में आती है, तो कन्नौजी आपकी आती है किसमें, पश्चिमी हिंदी में, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। रसखान रहीम देव रत्नाकर जो आपके हैं किस बोली में है, तो हमने कहा रसखान के बारे में उठाइए या रहीम के बारे में उठाइएगा, तो आप कहेंगे सर ये ब्रजभाषा में करते हैं, हमने आपको ये पढ़ाया है। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है, पहाड़ी की अगर बात कर लेते हैं तो पहाड़ी में सर जी बांगरू हड़ौती कौरवी का नाम तो है नहीं है, तुक्का मारिए, मंडियाली जो नया नाम मिल रहा है मंडियाली, ये सर जी ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपके 75 में, और आपसे कह रहा है क्वेश्चन की पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान जो आपकी बनी है वो सर जी हिंदुस्तानी बनी है, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली आपकी नहीं है, राजस्थान की 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, बुंदेली, यानी 76 की बात करते हैं तो आपकी बुंदेली नहीं है, ऑप्शन आपका सर जी जो बनेगा वो आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये राजस्थान की आपकी नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, जीवा के आधार पर स्वर की कितने प्रकार होते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं जीवा के आधार पर है तो जीवा के आधार पर से जी 3 ही होते हैं, यानी लंबी से हम जीभ निकाल लेते हैं और जीभ में से एक कुछ शब्द आपके पीछे से निकलते हैं, कुछ मध्य से निकलते हैं और कुछ जीभ के अगले भाग से निकलते हैं, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर आपका नहीं है, मूल दीर्घ स्वर आपका नहीं है 78 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है,
ये जो आपका दिया है ये संयुक्त में आपका आता है। किसमें आता है सर जी? संयुक्त स्वर में आपका आता है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है ना वो दूसरे से आपके होता है। मूल दीर्घ में आपका जो बड़ा है वो किससे होता है? आप कहेंगे छोटका भैया, और छोटका भैया को मिला दिया जाए तो आपका बन जाएगा बड़े, है ना। ऐसे छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। लेकिन हमने कहा सर जी वो जो आपका होता है इसका निर्माण ऐसे आपका नहीं होता है, इसका निर्माण होता है छोटा आ के साथ है। जब आप छोटा ऊ रख दोगे तो भैया आपका निर्माण ओ का हो जाएगा, इसलिए संयुक्त स्वर में आता है। सर जी स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है, अघोष है, महाप्राण है। तो हमने कहा स्पर्श व्यंजन आप जानते हो का से लेके माँ तक होते हैं। कंठ ध्वनि यानी का वर्ग में आपको मिलेगा। अघोष यानी क्या होता है? किसी वर्ग का पहला और दूसरा होता है। और महाप्राण क्या होगा? पहला और दूसरा होगा, यानी दूसरा कॉमन हो गया। यानी का वर्ग में दूसरा स्थान आ रहा है वो आपका खा आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ लिया जाता है महाप्राण और अघोष से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोष्ट जो आपका आता है, दंतोष्ट में क्या आता है? तो दंतोष्ट में आता है वह आता है, यानी दांत और ओष्ठ से बोले जाने वाला ये वर्ड है वह आपको होता है, वह हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी क्लास कंप्लीट होती है। काफ़ी प्यारे क्वेश्चन थे। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपके लेवल को बढ़ाते जाएंगे। यानी हमने बताया है ना कि अभी आपका आधा इसको आधा सिलेबस लगभग आपका खत्म हुआ है और आधा अभी नहीं हुआ है। जो आपकी बेसिक की क्लासें हैं उसको देखिएगा प्लेलिस्ट में हमने आपको थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग सिलेबस को खत्म करेंगे वैसे वैसे लेवल भी आपको बढ़ाते जाएंगे, ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, हमसे बहुत कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे जैसे बढ़ेंगे आपके लेवल को हम बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग डेली 3 बजे आप जुड़ा करें, 3 बजे हम आपको एक क्लास देते हैं। अगर आपको पास टाइम नहीं होता है तो आप नंबर बाद में देख लीजिएगा, लेकिन हम आपको 3 बजे आपको नोट्स अभी क्लासें देंगे। एग्जाम डेट आएगी तो उस समय आपकी क्लासों की संख्या ज़्यादा कर देंगे। बाकी हमने कहा भी है कि आप लोग अपना सिलेबस कवर करते रहिए, प्लेलिस्ट में देखते जाइए वीडियो। हमारे ऐप में अगर नहीं जुड़े हैं तो ऐप में जुड़ जाइए। 99 रुपये में हम सुविधा दे रहे हैं, तो 99 का आप फायदा उठाइए। 3 प्रकार के नोट्स हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। LT ग्रेड में देखा जाए तो आप लोगों में जितने लोगों ने कोर्स लिया था लगभग हिंदी में यहाँ पर देखा जाए तो 80 से 85% क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिले थे। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए, ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई करिए। जितना हमने कंटेंट आपको दिया है, नोट्स दिया है अपने ऐप में, उनको पढ़ते जाइएगा। बाकी जैसे प्रवक्ता के जैसे जैसे नोट्स आपके बनते जाते हैं हम आपको ऐप में अपलोड करते जाएंगे और क्लासें भी आपको देते जाएंगे। तो ऐप का नाम है देवजी के ट्रिक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जुड़िए। 3 प्रकार के नोट्स हैं, उनको पढ़ते रहिए। और जैसे हमारी ये आपके टाइपिंग हो जाती है वैसे हम आपको क्लास भी अपलोड करते जाएंगे थ्योरी वाली, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज कितना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।